आज का हमारा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जो है दो चीज पढ़ने वाले हैं, दो चीज का मिलन कराने वाले हैं। एक हमारा क्या है, कूलम्स लॉ, और दूसरा जो है हमारा वेक्टर। इन दोनों का मिलन कराना है। तो एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज है। कूलम्स लॉ हमने देखा था लास्ट क्लास में, और वेक्टर तो फिजिकल क्वांटिटीज को जो हम लोग डिवाइड करते हैं स्केलर वेक्टर, तो वो चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों को यहाँ पर कंबाइन कराना है। तो फिर कैसे इसको करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर। कूलम्स लॉ की जहाँ तक बात करते हैं तो लास्ट क्लास में देखा भी था और आप लोग जानते हो, ये एक्चुअली किसके लिए है, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर हम लोग एक Q1 चार्ज लिया और एक पॉइंट चार्ज, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये एक Q1 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया और Q2 पॉइंट चार्ज ले लिया और उसके बीच में डिस्टेंस है R। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि दो चार्ज जब भी कहीं पर रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, है ना। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर करके पीछे वाला जो इसका पूरा बेसिक है, जिसमें मैंने पूरा समझाया है कि कूलम्स लॉ कहाँ पर कैसे एप्लीकेबल है, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम अगर चेंज करते हैं तो फोर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सब हमने देखा था। तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पर आते हैं यहाँ पर कि भाई अगर दो चार्ज को हमने r डिस्टेंस पे रखा तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 इंटू चार्ज का मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब r का स्क्वायर, जो इसके बीच की जो दूरी होगी उसका डिस्टेंस। तो ये हमने निकाला था कूलम्स लॉ में कि मतलब कितना फोर्स लगाएगा। हमने सिर्फ वैल्यू निकाला था। क्या निकाला था? वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो निकाला था, और कुछ भी नहीं निकाला था, है ना। तो एक चीज हम लोगों को पता है कि ये जो क्वांटिटीज है, जो फोर्स है जिसका नाम, जिसका वैल्यू इतना आया है, ये एक कैसी क्वांटिटीज है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना 11th में कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था वहां पर, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर जिसके पास सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, वैल्यू तो होता ही है, लेकिन साथ में उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, फोर्स का वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड तो यहां पर आ गया, ये क्या है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप मैग्नीट्यूड और वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन बिकॉज ये फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये डायरेक्शन हम लोग वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे इस वाली इक्वेशन को, उसी को कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हम लोग फोर्स के साथ हमने डायरेक्शन लगाना है यहां पर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बेसिक वेक्टर के बारे में कि भाई वेक्टर क्या होता है। वेक्टर, तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इसको हम लोग वेक्टर के तौर पर कैसे दिखाते हैं, ए लिखते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, एरो डाल देते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इस तरह से। तो इस वेक्टर ए को उल्टा भी हम कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया और साथ में कुछ डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन का मतलब ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई किधर लग रहा है ना। इसके अलावा, फोर्स के अलावा और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वहां पर डायरेक्शन आ जाएगा, किधर, है ना, हमेशा किधर। डायरेक्शन की बात आई, मतलब वेक्टर की बात आई, तो आपको किधर वाला ऑप्शन हमेशा उसके साथ आएगा। अगर ये किधर का जवाब नहीं दिया
तो अगर 5 मार्क्स का है तो भाई हो सकता है कि 2 मार्क्स भी आपके खत्म हो जाएंगे वहां पर एग्जाम में, अगर आप नहीं लिख सकोगे तो वेक्टर में। तो डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो हमारे पास वेक्टर ए था उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये हो गया कि भाई वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जो भी है कुछ ना कुछ उसके साथ रहेगा, उधर इधर जहां भी होगा, किधरों होगा, वो दिखाना पड़ेगा। तो ये तो जनरल एक वेक्टर के बारे में हो गया। वेक्टर को एक और फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है, क्या चीज, मैग्नीट्यूड 1 होता है। वैल्यू सिर्फ क्या होता है, 1, लेकिन साथ में क्या होगा, प्लस उसके पास डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। और सबसे इसके लिए जो फेमस एग्जाम्पल है यूनिट वेक्टर के लिए, पता है क्या भाई? 11th में पूरा आप लोगों ने यही सब पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, ठीक है। वो है आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे फेमस यूनिट वेक्टर आई कैप किसको दिखाता है, किधर की तरफ दिखाता है, एक्स एक्सिस की तरफ दिखाता है। जे कैप क्या दिखाता है, वाई एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन दिखाता है। के कैप किधर दिखाता है, ये जेड एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन दिखाता है ना। तो आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होगा। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड लेकिन एक होता है। तो इसका फायदा क्या है भाई? तो इसका बहुत बड़ा फायदा है, वो जो किधर वाला है ना, अगर आपके पास सिर्फ वैल्यू रहेगा और वो किधर का अगर जवाब देना है तो वो जवाब सिर्फ यही यूनिट वेक्टर के मदद से आप दे सकते हैं, ठीक है। यही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेकिन वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो कैसे दिखाओगे आप? तो उसको वेक्टर में कैसे दिखाते हैं, क्या कर देते हैं, 10I न्यूटन। तो इसका मतलब खुद ब खुद हो गया कि जो 10 न्यूटन फोर्स है किधर लग रहा है, वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। अगर वाई एक्सिस की तरफ होता तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 10J कैप कर दोगे न्यूटन। अगर इसी को जेड एक्सिस की तरफ लगाना है तो क्या कर दोगे आप, 10K कैप न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई चीज का मैग्नीट्यूड है, कोई ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब आपको दिखाना जरूरी है कि ये लग कहां रहा है, किधर की तरफ लग रहा है। जो किधर है वो आप जिधर की तरफ लग रहा है, अगर उधर की तरफ का अगर वेक्टर मिल गया आपको, तो उसका अगर यूनिट वेक्टर आप निकाल लो, वेक्टर से भी यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। ये 3 तो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो निकाल लीजिएगा, वो हम बताएंगे अभी कैसे है। तो उस यूनिट वेक्टर से अगर उस मैग्नीट्यूड को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो पूरी तरह से वेक्टर के फॉर्म में उसका मिल जाएगा, है ना। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स था और वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा था, तो हमने एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अगर वाई एक्सिस की तरफ लग रहा था तो उसके यूनिट वेक्टर से कर दिया। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस तो बहुत आसान है, आई जे के। इसके अलावा कोई और की तरफ रहता ये फोर्स या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर कैसे दिखाते? तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर कोई भी डायरेक्शन का अगर वेक्टर दिया हुआ है ना, तो वहां से आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। जैसे अगर हम लोग वेक्टर ए की बात करते हैं तो इसका भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर को के जो ए वेक्टर होता है उसके ऊपर कैप डाल दें, एरो डालेंगे तो पूरा वेक्टर होगा, और कैप डाल देंगे, टोपी की तरह निशान होता है कैप, इसीलिए कहते हैं, और कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो ए कैप मतलब वेक्टर ए का जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए के डायरेक्शन में है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो ए कैप जो होगा वो होगा वेक्टर ए डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। अब यही 10 न्यूटन को अगर ए की तरफ दिखाना था तो 10 इंटू ए कैप कर दीजिएगा, और ए कैप का मतलब वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो भाई पेन पेपर निकालिए,
नोट कीजिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बहुत काम आने वाला है आगे चल करके ये। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो वापस इसको रिपीट करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। अब ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए हम लोग देखते हैं ज़रा। ये जो अभी तक हमने मैग्नीट्यूड निकाला इन दोनों के चार्ज के आपस में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो अब ये फोर्स को सिर्फ मैग्नीट्यूड में दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किसके हेल्प से देंगे, वेक्टर के हेल्प से देंगे। तब जब हम किसी भी फोर्स को दो चार्ज के बीच में जो है उसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में दे देंगे, डायरेक्शन के फॉर्म में दे देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत आसान। तो चलिए कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं इसमें हम लोग। तो ये जो दो चार्ज है हमारे पास, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। इस पे जो फोर्स लगाएगा किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसीलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, पुल कर रहा है। अगर यही पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब पता है जब सेम सेम जैसा होता है तो क्या कहता है, भाई तू दूर रह, तू दूर रह, तू हमसे दूर रह। तो यही कर रहा है, ये दूर एक दूसरे को कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो क्या करता, खींच लेता अपने पास। ठीक है, खींच लेता और दोनों पास में आ जाते। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये फोर्स अब यहां पर रिपल्सन का लग रहा है इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इस पर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन दोनों फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, इतना ही रहेगा। ये जो निकाले यही फोर्स ये भी रहेगा, यही फोर्स ही रहेगा। लेकिन ये फोर्स इस पे इसके वजह से लग रहा है और ये फोर्स इस पर इसके वजह से लग रहा है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये इसके ऊपर 10 न्यूटन से लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा नेमिंग अच्छे से कर देते हैं। 2 पर 1 के थ्रू लग रहा है तो इसका नाम रखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पर देखिए 1 पर 2 की वजह से लग रहा है तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत आसान है ना। तो इसको आराम से कहीं पर आप लिख सकते हैं, जैसे F2 1 है तो इसको आप लिख दीजिएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और F1 2 को क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत आसान है बोलना। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हम लोग इसके ऊपर क्या डाल देंगे, एरो डाल देंगे, हो गया। अब F21 जो वेक्टर के फॉर्म में, अब इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, अगर इधर का, इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता है इतना होता है, लेकिन हमें क्या दिखाना है, डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या चाहिए, जिस तरफ ये फोर्स लग रहा है उधर के तरफ का अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो इस मैग्नीट्यूड में उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से वो वेक्टर वाला इक्वेशन बन गया। उसी तरह से F12 इसका मैग्नीट्यूड यही है, लेकिन इधर की तरफ का डायरेक्शन नहीं पता, तो इधर की तरफ का अगर कोई भी वेक्टर मिल जाए तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करेंगे, निकल गया। वही तो हमने यहां पर किया था कि भाई जो मैग्नीट्यूड होता है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वो वेक्टर के फॉर्म में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। वही चीज हम लोगों को यहां पर करना है। तो चलिए अब हम लोग इस पर यहां पर कंसंट्रेट करते हैं कि भाई इधर के तरफ का वेक्टर हम कैसे निकालेंगे और इधर के तरफ का वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो वापस हमें वेक्टर में ही जाना है। ठीक है, काफ़ी पुराना है ये सब, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ा होगा, तो 11th की चीज़ें हैं, कुछ रिपीट करते हैं, है ना, वहीं से आपको समझना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती खोल के रखना है ना। पुरानी पुरानी चीज़ों का आपको मूवी देखना है, जिस तरह फिल्में चलती हैं वैसे ही चलाना है। जिस पुरानी फिल्म को देख लिया दोबारा उस चीज़ को रिपीट करना है, वही होता है। ये फिल्म आपके साथ पिछले साल चला होगा जब आप लोग 11th पढ़े होंगे,
तो 11 पे जो फिल्म चला था उस फिल्म को वापस रिपीट करना है। तो मैं तो पूरा फिल्म दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ट्रेलर के साथ उसको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ये है जिसको हमने क्या कहा है Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है हमारे पास, ये है Q2। तो सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं इसका, 1 नंबर का 2 नंबर का पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन अगर आप वेक्टर में देखे होंगे तो पोजीशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक ओरिजिन डिफाइंड करना होता है, ओरिजिन बनाना होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका वेक्टर का जो पोजीशन दिखाना होता है। तो चलिए इसमें हम एक एक्सिस सिस्टम बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया क्या आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब हम 1 नंबर का और 2 नंबर का दोनों का पोजीशन दिखा सकते हैं। तो इसका जो पोजीशन होगा, ये जो लाइन होगी आपका ओरिजिन से मिलाने वाली, ये लाइन जो है ये हो जाएगा R1। R1 इज द वेक्टर फॉर वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है किसका, 1 नंबर का है। उसी तरह से 2 नंबर का भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया पोजीशन, ये हो गया R2। तो 1 नंबर का भी पोजीशन आ गया, 2 नंबर का भी पोजीशन आ गया। ठीक है, अब हमें 1 2 जो मिलाने वाली है, इधर की तरफ का अगर पोजीशन दिखाना चाहते हैं हम लोग, इधर की तरफ का वेक्टर कोई दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो तीसरी लाइन मिल रही है यहां से यहां तक, 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ, इसका वेक्टर A है इधर की तरफ, है ना। इसका डायरेक्शन, ये फोर्स क्या था हमारा, F21 था ना, यहाँ F21 है। F21 की तरफ का जो वेक्टर है मान लेते हैं कि A है। तो आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, वेक्टर ट्रायंगल, R1 का, वेक्टर A का और R2 का। अब वेक्टर ट्रायंगल में जाओ, वहां उसकी फिल्म याद करो कि उसकी फिल्म में क्या होता था कि किसी भी ट्रायंगुलर जो वेक्टर होता था उसमें 2 वेक्टर जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और उसका जो एडिशन होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो जो तीसरा साइड होता है, और तीसरे साइड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। तो मैं एक दिखा देता हूं, अगर वेक्टर A है और वेक्टर B होता था, तो ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, तो वेक्टर C, A और B ऐड हो जाता था, और ये वेक्टर C उसका क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। ये इस तरह से होता था, है ना। आप लोग देख लेना, याद करना, पुरानी फिल्म चला लेना, है ना, देख लेना उसमें। तो अगर A और B सेम डायरेक्शन में और तो C अपोजिट डायरेक्शन में, तो A प्लस B और C उसका रिजल्टेंट होता था। तो अब ये वाला ट्रायंगल में देखो, O से 1 और 1 से 2 जो वेक्टर A है, तो R1 और A वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और R2 उसका अपोजिट है। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या बना सकते हो, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर A विल बी इक्वल टू क्या होगा, R2 होगा। वेरी इजी है कि नहीं। तो इस तरह से वेक्टर A को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो वेक्टर A जो है, और R2 माइनस R1 को हम लोग लिखते हैं R21 वेक्टर। तो वेक्टर A जो है बेसिकली वो क्या है, वेक्टर R21 है। तो मतलब F21 के तरफ का जो डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर A है, और वेक्टर A क्या हो गया, वेक्टर R21 हो गया। अगर आपको इधर का चाहिए, किधर का चाहिए, इधर के तरफ का वेक्टर चाहिए, तो इसका नाम क्या था, F12 के तरफ का चाहिए, है ना। तो इधर के तरफ का वेक्टर, तो मान लेते हैं कि इधर के तरफ का वेक्टर जो है ये वाला बना दिया हमने। लेट्स सी, इसका जो नाम रखा वेक्टर B। तो अब जो ट्रायंगल बना, अब देखो R2 और B सेम डायरेक्शन में है, R1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या अप्लाई करोगे भैया, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R1। चमका, चमकना जरूरी है। R2 B वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तीसरा वाला जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों को
ये दोनों का समेशन, ये वाला जो होगा उसका रिजल्टेंट होगा। तो R2 प्लस बी किया R1 हो गया, और वेक्टर B जो होगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, और वेक्टर B इसको हम लोग R1 माइनस R2 को R12 लिखते हैं। तो दोनों तरफ का हमें वेक्टर पता चल गया। इधर F21 के तरफ का वेक्टर है हमारा वेक्टर A जो कि R21 है, और F12 के तरफ का वेक्टर है हमारे पास B जो कि R12 वेक्टर है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जरा मिला दें दोनों को, कूलम और वेक्टर जी को कर दें। अभी तक हमने कूलम निकाला था, उधर से हमने वेक्टर लाया, अब इन दोनों को घमासान करानी है। तो लड़ाई वड़ाई तो नहीं होने वाला, ये बस एक दूसरे को चुंबक की तरह चिपक जाएंगे, एक दूसरे के हेल्प से वेक्टर को डिफाइन कर देंगे। कूलम्स ने फोर्स का वैल्यू बता दिया, वेक्टर ने डायरेक्शन बता दिया। भाई वैल्यू और डायरेक्शन दोनों मिल गया फोर्स को, और क्या चाहिए? अब तो कुछ चाहने की, अब तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं है भाई, है ना, सब कुछ मिल गया। एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन भी मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, तो भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बची, है ना। तो हम दिखा दें इसको जरा। तो चलिए 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 इसके ही नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो F तो दोनों के लिए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F21 और F12 दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वैल्यू के टर्म में इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन उधर, इसका डायरेक्शन इधर, राइट ये लेफ्ट, है ना। ऐसे खड़े हुए, ये इस कान की तरफ, ये इस कान की तरफ, तो जाहिर सी बात है एक बार में दायां कान की खिंचाई होती है, दूसरी बार में बाएं कान की खिंचाई होती है, तो दोनों का डायरेक्शन तो अलग है। तो दिखा दें हम, तो F21 वेक्टर की बात करेंगे हम, F21 वेक्टर की बात करेंगे। F21 वेक्टर, तो इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखा देते हैं, F21 का मैग्नीट्यूड यही जो होगा F21 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और यही और F12 का भी मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का सेम है। तो मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर किधर, जिधर ये F21 लग रहा है, F21 किधर लग रहा है, इधर, इधर की तरफ का वेक्टर आपको पता है ना, वेक्टर A ये R21, और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया था यार, मैंने रब कर दिया, सॉरी यार, देख लेना, आपने पीछे नोट किया होगा ना, तो देख लेना, है ना, यहाँ पे ब्लू में लिखा था पहले, ओके, वहां से देख लेना, नोट कर ही रहे होगे। तो F21 की तरफ जो वेक्टर है वो है R21, तो यहाँ पर R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से दिखाते हैं। अब जरा सा कर दें, तो ये जो F21 का मैग्नीट्यूड है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहीं पे ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को लिखते हैं R21 का होल वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। और R21 का मैग्नीट्यूड, R21 तो यहां से यहां तक है, वो तो R के बराबर ही होगा। तो एक और स्टेप में चाहो तो इसको मैं कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ये R³ हो जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा R21। तो ये हो गया आपका F21 वेक्टर, ये F21 वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड, ये इसका वेक्टर वाला पार्ट आ गया, खेल खत्म, मिल गया जो चाहिए था। कूलम्स को वेक्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसी तरह से F12 के लिए निकालोगे, जब F12 के लिए निकालोगे तो फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो F12 का डायरेक्शन इधर है, तो इधर की तरफ का जो वेक्टर B है वो R12 होगा, तो बस R21 की जगह पर R12 हो जाएगा। सिमिलरली कहाँ पे लिखूं, सिमिलरली करके यहाँ पे कर देता हूँ मैं,
1 2 will be equal to 1/4πε0 q1 q2 by r square into vector r12। जिसने बाद में जो किया है वो देख लो। सिमिलरली जैसा ऐसा है, बस अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया काम तमाम। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है ये। रब करूँ मैं, मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्यों गिर रहा है भाई तू? चलिए, तो हमारा ये एक पार्ट जो है इसका, कुलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये हमने देख लिया। F21 F12 इस तरह से है। तो इस तरह से हम लोग ये कुलम्स लॉ में जो फोर्स होता है उसको वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, सो काफ़ी आसान है ये। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो आराम से हाथ में आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है समझने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान मेरा टैग है, इसीलिए मैं बार बार बहुत आसान है बोलता हूँ। ठीक है, चुनाना मत कोई। ओके, चलिए इसके आगे अब हमारा क्या होगा। वेक्टर का एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया भाई, कुलम्स लॉ में जो यूज़ करते हैं। अब दूसरा है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेज होंगे तो कैसे लगेगा ये फोर्स, और इक्वेशन कैसे दिखाएंगे। तो चलिए हम पहले रब करते हैं। हो जा भाई, काफी मेहनत कराता है ये भी। ओके, टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेज मतलब अगर आपके पास ये दो चार्ज के बीच में जो लगेगा वो तो हमने कर लिया। अगर एक दो से ज़्यादा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तब कैसे करोगे। तो ये उसके लिए है, और फोर्स है तो वेक्टर के फॉर्म में तो लिखना ही है, इसीलिए ये इसी लेक्चर का पार्ट है। चलिए देखते हैं। एक हमने Q1 चार्ज यहाँ पे रखा और एक Q2 चार्ज यहाँ पे रखा, एक Q3 चार्ज यहाँ पे रखा। 3 चार्ज हो गया, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 5 6 भी ज़्यादा हो सकता है। तो वेक्टर के तौर पर लिखना है तो हमें वेक्टर का डायरेक्शन भी चाहिए, सबको मिलाने वाला जिधर जिधर रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सबका पोजीशन बना देते हैं यहाँ पर। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये हो गया आपका ऑरिजिन। सो इसको मिलाने वाली जो लाइन है, अरे वाह सीधा पहुंच गया इसी पे। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना, 1 नंबर पे पहुंच गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1। उसी तरह से ये चला गया यहाँ पे, ओ माय गॉड कितनी अच्छे से पहुंच गया यहाँ तक। ये हो गया R2। उसी तरह से होप सो ये भी सीधा चला जाए, Q3 से मिल जाए। अरे वाह मिल गया ये भी सीधा सीधा, हमें बार बार रब करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले वाले चार्ज का R1 वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। ओके, लेकिन होगा क्या कि ये सब जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे भैया। अगर हम लोग बात करें सब की मिलाने की लाइन, ये इसको मिला रहा है, इसको मिला रहा है। अगर हम लोग नंबर 1 की बात करें तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। Q2 जो लगाएगा, हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर सारा पॉजिटिव है, सारा चार्ज पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता, कोई खींचता तो कोई पुश करता, है ना, कोई प्यार से खींचता तो कोई धक्का देता। ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है। तो चलिए देखते हैं 1 के ऊपर Q2 जो है, ये वाला जो चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन इधर की तरफ लगाएगा। अच्छा, इसका नाम हम देने जान गए ना, अब कैसे देंगे। फोर्स किस पर लग रहा है, एक नंबर पर लग रहा है। फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो इसको देंगे F12 का नाम देंगे। और 3 भी इसके ऊपर लगाएगा, ये किधर लगाएगा,
इस डायरेक्शन में लगाएगा, एकदम सीधे ऐसे लगाएगा। इसका नाम कैसे देंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो इसका नाम देंगे F13। देखिए नेमिंग करना भी आपको सीखना है साथ में। हमने F12 F21 तो पहले कर लिया, अगर 2 से ज्यादा होगा तो नेमिंग कैसे करोगे ये देखना है। चलिए Q2 के ऊपर देखते हैं, इसको कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो ये वाला लगाएगा, ये वाला किधर लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा। तो इसका फोर्स का नाम अब तो जान गए होगे, किस पर लग रहा है? फोर्स ऑन 2 किसके वजह से लग रहा है? 1 के वजह से, तो ड्यू टू 1। अब 3 भी लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इसका नाम देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये अब इसकी बात करेंगे, ये वाला इसको लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा, नाम फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और ये लगाएगा इधर की तरफ, अपने ही डायरेक्शन में एकदम सीधा फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ठीक है, 1 के ऊपर भी 2 फोर्स लग रहा है, 2 चार्ज की वजह से, एक F13 लग रहा है, F12 लग रहा है। 2 पर भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, F21 F23। तीसरे वाले पे भी F31 F32, इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, अच्छा एक और चीज, इसके ऊपर जो 2 फोर्स लग रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस 2 चार्जेज, वहां पर भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ये, तो इनको उन फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारे फोर्सेस इसके फोर्स के वैल्यू के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। सारे के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, तो ये 2 फोर्स उन 2 फोर्स से इंडिपेंडेंट है, वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, ओके, या इसको पूरा अगर बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब ये कि एक चार्ज पे जो फोर्सेस लगेंगे बाकी सारे चार्जेस पे, वो फोर्स बाकी सारे चार्जेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, याद रखिएगा, ये डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, किताब में भी मिल जाएगा। डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे, नोट्स में जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगर अब हम फोर्स निकालेंगे, तो अगर इसकी बात करें हम लोग नंबर 2 पे, तो 2 फोर्स लग रहे हैं, F21 और F23। तो F21 का अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, F21 दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, और इनके बीच का जो R12 है, ठीक है, इनके बीच का जो R12 लगेगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो हम डाल देंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये R1 है, इनके बीच में ये R2 है, ये नहीं R12 है, मैग्नीट्यूड R12 है, ये मैग्नीट्यूड R23 है, तो यहाँ पे लिख सकते थे R12 का क्यूब इनटू F21 के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा। तो F21 के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर था वो था R21। ठीक है, तो उसी तरह से सारे वेक्टर को दिखा सकते हैं। तो F23 भी है इस पर, ओके, इसी तरह से इसको दिखा सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ F2 की बात करें कि 2 नंबर पे कितना फोर्स लग रहा है, F2 क्या, F2, तो F2 विल बी इक्वल टू बेसिकली F21 प्लस F23। ये हो गया 2 नंबर पे जो बाकी 2 चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं इतना इतना, ये इसके ऊपर टोटल फोर्स हो गया। अगर ये दोनों फोर्स को ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है कि इसके पैरेलल यहाँ खींचेंगे, इसके पैरेलल यहाँ खींचेंगे, तो जो इसका रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये ऐसे जाना था, ये था, तो ये जो रिजल्टेंट है ये F2 बनेगा। ये क्या बनेगा, F2 बनेगा। उसी तरह से इसका भी बना सकते हो, इसके पैरेलल फिर इसके पैरेलल, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, F3 बनेगा। F3 विल बी इक्वल टू F31 का वेक्टर और F32 का वेक्टर, दोनों का वेक्टर समेशन। यहाँ पर अगर जैसे बनाना है तो इसके पैरेलल यहाँ पर, इसके पैरेलल यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा F1। तो ये तो एक चार्ज के ऊपर बाकी 2 चार्ज की वजह से 2 फोर्स लग रहा था।
अगर बहुत ज्यादा चार्ज होता तो क्या करते, मल्टीपल चार्जेस होते तो, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस होते, ठीक है। तो जैसे हम 2 की बात करते हैं, 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F21 प्लस F23, ठीक है। अगर एक और फोर्स होता, चौथा नंबर ऑफ फोर्स होता, पांचवा होता, छठा होता, तो वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाता। तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेज, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेज के लिए अगर F2 के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाता, तो F21 और F23 तो है ही, इसके अलावा जितने आ जाते, ये तो आपको पहले से था ही, बाकी आ जाता F24, F25, इस तरह डैश 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 जितने होते F2n नंबर ऑफ फोर्सेस, इतने सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग जाते। खुद का छोड़ के, F22 वाला नहीं आया है, खुद पे तो नहीं लगाएगा ना, है ना, वो खुद पे नहीं लगाएगा, तो वो वाला हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो बाकी F21, F22, F23 ये तो दिखा ही है अपने, 24, 25, 21 इस तरह से लग जाता। अगर 1 पे तो F12, F13 तो था ही, फिर F14, F15, F16, मतलब चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज, छठा चार्ज जितने हैं सब इसके ऊपर फोर्स लगाता। तो सारे फोर्सेस का आपको क्या करना होता, वेक्टर एडिशन करना होता। तो इस तरह से नेट फोर्स किसी पर भी, किसी चार्ज पर भी लगा सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है ना। तो उस केस में यही सब लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक आग मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ऐसे केसेस में कैसे निकालोगे आप। तो ऑल क्लियर, इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो, इसका भी डेरिवेशन आता है, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन आता है। सो बी केयरफुल प्लीज, इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पिछला वाला भी डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन, ये डायग्राम बहुत मायने रखता है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, आप सही तरह से डायग्राम बनाइएगा तो 1.5-2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे सिर्फ डायग्राम का। फिजिक्स में डायग्राम बहुत मायने रखता है, ठीक है, डायग्राम हमेशा बनाया कीजिए, हमेशा समझा कीजिए। तो चलिए इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा होता है, रब किया जाए, कर दिया रब, रब करने के बाद न्यूमेरिकल देखना है, न्यूमेरिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर यस रेक्टेंगुलर टाइप का ले लिया हमने एक सेक्शन, कैसा सेक्शन लिया, रेक्टेंगुलर टाइप का लिया, ओके। यहाँ पे रखा Q1, यहाँ पे रखा Q2, यहाँ पे रखा Q3, यहाँ पे रखा Q4, ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर का हो जाएगा, ये 2 मीटर का। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है ये है 2 × 10⁻, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 माइक्रोकुलम है, ये भी 2 माइक्रोकुलम है, ये जो है 3 माइक्रोकुलम है, और ये जो है 5 माइक्रोकुलम है, ये है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो 4 पे है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन है फोर्स ऑन चार्ज 4 नहीं 3 है ना, वो नहीं 4 है, ठीक है 4, ठीक है। Q4 पे कितना चार्ज लग रहा है ये क्वेश्चन है, बाकी पर कितना लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ 4 पे कितना लग रहा है वो निकालना है। तो 4 पे कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, सारे पॉजिटिव हैं। तो एक काम करें, कुछ नेगेटिव ले लें, ले लें, किसी को नेगेटिव ले लेते हैं ताकि डायरेक्शन थोड़ा सा हो जाए अपोजिट। ये -2 माइक्रोकुलम ले लेता हूं मैं। चलिए ये जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, 4 ऑन 4 ड्यू टू 2, ये किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ये क्या करेगा, ये इधर लगाएगा, इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या करेगा, अच्छा आ जाओ अट्रैक्ट करेगा,
अब तक तो भेज रहा था सारा में, अब क्या कर रहा है, ओए ये तो ऋतिक वाला स्टाइल हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अब अपनी तरफ बुला रहा है, जैसे ऋतिक साहब जाने के बाद फिर क्या कहते हैं कि आइए आइए, तो ये क्या कर रहा है, इसको बुला रहा है। ये जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन किस पर, 4 ड्यू टू 1, 3 फोर्सेस हो गए। अब इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो भाई कैसे करेंगे, तो करेंगे ऐसे कि सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालिएगा, पहले इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। F4 का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा यहीं से निकाल देते हैं, 1/4/ε0 Q1 सॉरी Q3 है, Q3 Q4/r², तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, तो ये 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, और ये है 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई r², r कितने हैं 2, 2 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सॉल्व करें, 9 × 10⁻9, 15 10⁻12 डिवाइड बाई 4, 15 × 9 135 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻12 और 9 कितना हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा 3.375 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये वाला फोर्स। और ये वाला फोर्स 1/4πε0 Q4 Q2 डिवाइड बाई इसके बीच का r², 4 और 2 के बीच का, ये 9 × 10⁻9, Q4 है आपका 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻6, वो है 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई r कितना है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 2 × 9 54 10⁻9 10⁻12 कितना हो जाएगा 54 × 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर है 54 × 10⁻³ न्यूटन, यहाँ 3.375 × 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसको जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा। ओके, तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे सिंपली क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिर रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है ये यहाँ पर नाम देंगे हम लोग F4। तो F4 जो आएगा वो बेसिकली F4(3) और F4(2) का वेक्टर एडिशन है। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो जो F4 का मैग्नीट्यूड होगा वो F3 का स्क्वायर प्लस F4(2) का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये आ गया एक, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। नेट निकालना है, ये भी है ये भी है, ये पूरा नहीं है। ये तो था सिर्फ ड्यू टू 3 एंड ड्यू टू 2 वाला, इन दोनों के वजह से। अब जब ये आ जाएगा तो नेट जो निकालेंगे हम, नेट जो F4 निकालेंगे वो हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे पे कितना 180 डिग्री पे हैं, तो क्या होता है नेट वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा 54 × 10⁻³ का स्क्वायर 2 3 4 2 है और एक 4 3 है। तो 4 3 जो वैल्यू है वो है 3.375 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 54 10⁻³ का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये 3 और 2 के वजह से इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। जब F4 निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेना है। F41 आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा।
जो F41 लग रहा है ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 डिवाइड बाई इसके बीच का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसके स्मार। ये आर निकालना पड़ेगा। ये आर जो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 √5 हो जाएगा। जब ये निकालोगे आप 1/, वैल्यू लिख दें, क्या बार बार इसको तंग करें। 9 × 10⁹ ये दो। अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस नहीं लेंगे, माइनस की वजह से तो हमने डायरेक्शन दे रखा है, माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन दे रखा है। तो अब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, वो होगा 2 × 10⁻6 और यहाँ है 3 × 10⁻6 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर ये हो गया। तो ये हो गया 3 दूना 6 9 छक्के 54 डिवाइड बाई 5 × 10⁻6 6 12 12 में से 9 कम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 5 50 × 10⁻³ न्यूटन। एक ये हो गया। तो नेट जो होगा अब सिर्फ इस ये हो जाएगा 10.8, ये इसको निकाल लोगे 3 तिहाई 9 और 54, तो ज़्यादा ही होगा। तो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा F4, ये 3 और 2 के वजह से जो निकला था, इसमें से हम ये F41 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से, भाई अब कैलकुलेट करने में इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे, आप करके देख लेना, है ना। ये वैल्यू आ जाएगा, दूसरा ये वैल्यू आ गया, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। और बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है तो नेट आपका इधर ही की तरफ आएगा, तो इसका मतलब 4 पे इधर लग रहा है। क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, इस पे भी पूछ सकता था आपको, इस पे भी पूछ सकता था। और ऐसा भी होता है, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कोई भी वैल्यू का, कहेगा इस पे बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला इधर लगा रहा है, ये वाला भी इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो ये 4 फोर्सेज हो जाएंगे। फिर इन 4 फोर्सेज का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानियां थी। अगर वेक्टर के फॉर्म में आप बनाते हो कूलम्स लॉ को, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये सारे तरीका हैं। तो भाई सिर्फ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, पेपर पेन लेकर के बैठिए, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। फिर बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट्स होता है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कशन कीजिए, एंड आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह भी बन रहे हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, अचीवर्स फॉर्मूला के साथ बने रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।